1985 में मतलब 1985 में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधे उद्देश्य के साथ एक विशाल पावर प्लांट की नींव रखी गई थी। गुजरात के जो बड़ी बड़ी केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं उनको 24 घंटे मतलब बिना एक सेकंड रुके बिजली देना। हाँ बिल्कुल, उस समय निर्बाध बिजली बहुत बड़ी बात थी। सही कहा। और इसके लिए कोयले की खदानें खोदी गई, विशाल टरबाइन लगाए गए और एक ऐसा पारंपरिक ऊर्जा का साम्राज्य खड़ा किया गया जो पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पर निर्भर था। लेकिन आज दशकों पुराना कोयला और गैस जलाने वाला ये दिग्गज रातों रात खुद को एक क्या कहते हैं ग्रीन एनर्जी पावर हाउस में बदलने की कोशिश कर रहा है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड यानी GIPCL के इसी बड़े रणनीतिक बदलाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड स्रोत है, जैसे GIPCL की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट, केयर रेटिंग्स का विस्तृत मूल्यांकन और बाजार का नजरिया बताने वाली एक्सिस सिक्योरिटीज और यूनिवेस्ट की हालिया एनालिस्ट रिपोर्ट्स। ये सारी रिपोर्ट्स हमें कंपनी के अंदर और बाहर दोनों की तस्वीर दिखाती हैं। एकदम सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 1184 मेगावाट की वर्तमान क्षमता वाली एक पुरानी थर्मल पावर कंपनी सचमुच भविष्य की नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा भार उठा सकती है? मतलब क्या वो रातों रात ग्रीन होने का जोखिम ले सकते हैं? देखो, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये बदलाव केवल एक पर्यावरण के अनुकूल उठाया गया कदम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये कंपनी के अस्तित्व और उनके आर्थिक विकास की एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है। जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि GIPCL अपने पुराने स्थापित लेकिन चुनौतियों से भरे थर्मल बिजनेस के मुनाफे का इस्तेमाल कर रही है। मतलब पुराने बिजनेस के पैसे से नई बिजनेस की फंडिंग। बिल्कुल, वो इस पैसे से एक बहुत बड़े और जोखिम भरे भविष्य को फंड कर रहे हैं। हम इसे उनके वित्तीय स्वास्थ्य, उनके पावर परचेज एग्रीमेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो 2375 मेगावाट का महत्वाकांक्षी खावड़ा प्रोजेक्ट है उसके नजरिए से समझेंगे। तो शुरुआत उस चीज से करते हैं जो आज इस कंपनी की नींव है। मतलब भविष्य की योजनाओं को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके पास फिलहाल पैसा कहाँ से आ रहा है। सही बात है, कैश फ्लो समझना सबसे जरूरी है। हाँ, तो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार GIPCL के पास सूरत में 500 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट है और वडोदरा में 310 मेगावाट के गैस आधारित प्लांट्स हैं। लेकिन वडोदरा के गैस प्लांट्स की स्थिति काफी अजीब लग रही है मुझे। रिपोर्ट में लिखा है कि वे प्रिजर्वेशन मोड में है। इसका असल में क्या मतलब होता है? प्रिजर्वेशन मोड बेसिकली कॉर्पोरेट भाषा का एक शब्द है जिसका सीधा अर्थ है कि वो प्लांट्स फिलहाल बंद पड़े पूरी तरह से। हाँ, लेकिन उन्हें इस तरह से संरक्षित या मेंटेन रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से चालू किया जा सके। और इसके पीछे का कारण विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र है। मतलब गैस महंगी हो गई है। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतें इतनी ज्यादा अस्थिर और महंगी हो गई हैं कि उस गैस को खरीदकर उसे जलाकर जो बिजली पैदा होगी उसकी कीमत बहुत अधिक होगी। और कोई इतनी महंगी बिजली क्यों ही खरीदेगा, राइट? बिल्कुल। ग्रिड को इतनी महंगी बिजली खरीदना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं लगता। इसलिए प्रबंधन ने कड़ा फैसला लिया और उन प्लांट्स का संचालन ही रोक दिया। वेट, एक मिनट, अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो उनके गैस प्लांट्स बंद पड़े हैं, तो फिर कंपनी मुनाफा कैसे कमा रही है? यहाँ वार्षिक रिपोर्ट में एक कॉस्ट प्लस टैरिफ मॉडल और पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA का बार बार जिक्र किया गया है। हाँ, यही उनके बिजनेस का असली सुरक्षा जाल है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मकान मालिक ने अपना घर किराए पर दे दिया हो और भले ही किराएदार उसमें रहे या ना रहे, अगर घर रहने लायक स्थिति में है तो मकान मालिक को किराया मिलता रहेगा। बिल्कुल, ये तुलना काफी हद तक उस मॉडल की सही तस्वीर पेश करती है। कॉस्ट प्लस PPA का बुनियादी सिद्धांत यही है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? GIPCL का
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम GUVL कहते हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो ये सुनिश्चित करता है कि अगर कंपनी बिजली पैदा करने के लिए तैयार है तो उन्हें उनकी फिक्स्ड कॉस्ट वापस मिलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब प्लांट को मेंटेन करने का खर्च। हाँ, वो सब। और साथ ही इक्विटी पर 13.5% का एक सुनिश्चित रिटर्न भी मिलेगा। 13.5%? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसमें एक पेंच होना चाहिए। GUVL बिना बिजली लिए उन्हें मुनाफा क्यों देगा? आप सही सोच रही हैं। एक बहुत बड़ी शर्त होती है जिसे तकनीकी भाषा में प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर या PAF कहते हैं। PAF, इसका क्या रोल है? इसका मतलब है कि भले ही ग्रिड आपसे बिजली ना मांगे, लेकिन आपके प्लांट को एक निश्चित प्रतिशत समय तक चालू होने और बिजली देने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। ओके, मतलब मशीनरी एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी मशीनरी खराब है या आपके पास ईंधन नहीं है और आप तैयार नहीं हैं, तो आपका PAF गिर जाएगा और फिर आपको वो 13.5% का रिटर्न नहीं मिलेगा। ओहो, और ठीक इसी जगह पर मैंने पढ़ा था कि वित्तीय वर्ष 2024 में GIPCL के सूरत लिग्नाइट प्लांट को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। हाँ, वो उनके लिए काफी मुश्किल समय था। मैंने रिपोर्ट में उस हिस्से को देखा जहां उन्होंने लिग्नाइट की गुणवत्ता का उल्लेख किया है। मतलब उनके पास अपनी खुद की खदानें हैं वस्तान और मंगरौल वालिया में। वहां करीब 197 मिलियन मेट्रिक टन लिग्नाइट का भारी रिजर्व मौजूद है। ईंधन की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। वही तो, मतलब ईंधन भरपूर है, फिर भी वे अपना PAF क्यों नहीं बनाए रख सके? देखो, समस्या ईंधन की मात्रा की नहीं थी, बल्कि उसकी गुणवत्ता की थी। खदानों से जो लिग्नाइट निकाला जा रहा था उसमें नमी यानी पानी की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ गई थी। वेट, गीला कोयला? क्या खदान से ही कोयला गीला निकल रहा था? सही कहा। और जब आप अत्यधिक नमी वाले गीले लिग्नाइट को पावर प्लांट के बॉयलर में डालते हैं तो वो ठीक से जलने के बजाय बॉयलर के अंदर का तापमान बिगाड़ देता है। अच्छा, तो उससे पूरी मशीनरी पर असर पड़ता होगा। बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे दहन की प्रक्रिया बाधित होती है और बॉयलर ट्यूब्स के लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। FY24 में ठीक यही हुआ। ओ, तो बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण उन्हें बार बार अपना प्लांट बंद करना पड़ा होगा। बिल्कुल। और प्लांट बंद होने का मतलब है कि उनका प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर यानी PAF गिर गया। वो ग्रिड को बिजली देने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। तो इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ा? हाँ, नतीजे के तौर पर वे अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए और उनका मुनाफा प्रभावित हुआ। बाप रे, तो ये एक बहुत गंभीर इंजीनियरिंग समस्या है। सिर्फ खदान होने से काम नहीं चलता, ईंधन का सही स्थिति में होना भी जरूरी है। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला? क्योंकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि बाद में स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तकनीकी हस्तक्षेप किया। जब ये साफ हो गया कि खदान का लिग्नाइट बहुत गीला है तो उन्होंने बाहर से उच्च गुणवत्ता वाला इंपोर्टेड कोयला मंगाना शुरू किया। इंपोर्टेड कोयला? वो तो काफी महंगा होता होगा। महंगा होता है, लेकिन इस इंपोर्टेड कोयले में नमी कम और ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने इस महंगे बाहरी कोयले को अपने गीले लिग्नाइट के साथ 10% के अनुपात में मिलाना यानी ब्लेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब 90% अपना गीला कोयला और 10% बाहर का सूखा और अच्छी क्वालिटी का कोयला। बिल्कुल। इस ब्लेंडिंग प्रक्रिया से ईंधन का समग्र दहन स्तर सुधर गया, बॉयलर की समस्याएं कम हुई और प्लांट का PAF वापस उस स्तर पर आने लगा जहां वे अपना फिक्स्ड रिटर्न हासिल कर सके। ये सुनना बहुत दिलचस्प है, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी लग रहा है। मतलब सोचिए, गैस प्लांट्स बंद पड़े हैं क्योंकि गैस बहुत महंगी है। जो लिग्नाइट खदानें हैं उनसे गीला कोयला निकल रहा है, जिसे ठीक करने के लिए बाहर से महंगा कोयला मंगाना पड़ रहा है। हाँ, स्थिति ऊपर से देखने में काफी गंभीर लगती है। किसी भी सामान्य कंपनी के लिए तो ये वित्तीय रूप से एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होनी चाहिए। वे दिवालिया क्यों नहीं हो रहे हैं? यहीं पर केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट पूरी कहानी में एक नया और बहुत ही सकारात्मक आयाम जोड़ती है। किसी भी सामान्य स्थिति में इतने बड़े परिचालन संकट एक कंपनी को भारी कर्ज में डुबो सकते हैं। बिल्कुल, खर्चे तो लगातार हो ही रहे हैं। लेकिन केयर ने GIPCL को AA- यानी AA- की रेटिंग दी है, जो वित्तीय स्थिरता का एक बहुत मजबूत संकेत है। AA-? इन सब दिक्कतों के बावजूद कैसे? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, उनके प्रोमोटर्स का मजबूत ढांचा। GUVNL, गुजरात एल्कलीज जिसे GACL कहते हैं, और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स यानी GSFC जैसी दिग्गज सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियां इनकी प्रमोटर हैं।
ओके, तो बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि GUVNL ना केवल उनका प्रमोटर है बल्कि उनका सबसे बड़ा ग्राहक भी है। मतलब जो कंपनी बिजली खरीद रही है वही कंपनी के मालिकों में से एक है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल है ना? और दूसरा कारण इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। देखो, पावर सेक्टर एक ऐसा उद्योग है जिसमें भयंकर पूंजी लगती है और आमतौर पर पावर कंपनियों पर भारी कर्ज होता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो हजारों करोड़ लगते हैं। लेकिन GIPCL का डेट टू इक्विटी अनुपात मात्र 0.19x है। वेट, क्या 0.19x पावर सेक्टर में? हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन पर कर्ज लगभग 0 के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल है। बिल्कुल, उनके पास बैंक में मजबूत कैश रिजर्व है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। इसलिए भले ही उन्हें गीले लिग्नाइट की वजह से कुछ महीनों तक फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी में नुकसान हुआ हो, लेकिन कंपनी के वित्तीय अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आई। वाओ, ये तो कमाल है। ये मजबूत बैलेंस शीट ही वो कारण है जिसने उन्हें अपने इतिहास का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम उठाने का आत्मविश्वास दिया है। और वो आक्रामक कदम है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उनका महापिवट। क्योंकि ये तो साफ है कि गैस और लिग्नाइट में भविष्य का विकास बहुत सीमित है। पर्यावरण के नियम भी खड़े हो रहे हैं और जीवाश्म ईंधन की अपनी सीमाएं हैं। सही बात है। वर्तमान में उनके पास 374.4 मेगावाट की रिन्यूएबल क्षमता है, जिसमें सोलर और विंड दोनों शामिल हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो है कच्छ के रण में बन रहा उनका खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। देखो, खावड़ा प्रोजेक्ट के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण सोलर प्लांट नहीं है। हम एक 2375 मेगावाट के विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की बात कर रहे हैं। 2375 मेगावाट? हाँ, संदर्भ के लिए बता दूं, GIPCL की वर्तमान कुल क्षमता लगभग 1184 मेगावाट है, जिसे उन्होंने पिछले 40 सालों में बनाया है। और अब वो एक ही झटके में अपनी कुल क्षमता का 2 गुना केवल एक प्रोजेक्ट से जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये पार्क अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब एक बेहद दुर्गम रेगिस्तानी इलाके में बनाया जा रहा है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। ये संरचना सच में बहुत बड़ी है और इतने बड़े इलाके में बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पानी और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का खर्च ही 1353 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बहुत भारी है। हालांकि रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि ये पूरा 1353 करोड़ का बोझ अकेले GIPCL नहीं उठा रही है। इसमें से 30% हिस्सा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की सब्सिडी से आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। और बाकी 40% पैसा यूजर डेवलपमेंट चार्ज के रूप में उन अन्य कंपनियों से लिया जाएगा जो इस पार्क के अंदर अपने खुद के सोलर प्लांट लगाएंगी। तो बुनियादी ढांचे का जो वित्तीय मॉडल है वो काफी सुरक्षित है, लेकिन रिस्क वहां शुरू होता है जहां GIPCL खुद इस पार्क के भीतर अपना 1175 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। अच्छा, जो वो खुद बना रहे हैं वहां रिस्क है। हाँ, इसे 600 मेगावाट और 500 मेगावाट के 2 बड़े चरणों में बनाया जाएगा। और यहाँ कंपनी अपनी कर्ज मुक्त रहने की जो पुरानी आदत है उसे बदल रही है। इस 1175 मेगावाट के प्रोजेक्ट को 80-20 के अनुपात में फंड किया जाएगा। 80-20 मतलब 80% पैसा कर्ज के रूप में लिया जाएगा और 20% इक्विटी के रूप में। एकदम सही। यार, ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझन में डाल रहा है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा अनुभव एक थर्मल पावर प्लांट को चलाने में रहा है, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही सफल लोकल बेकरी जो रोज ओवन में बेहतरीन केक बनाती है, अचानक से फैसला करे कि वो 10,000 लोगों के शादी का केटरिंग ऑर्डर लेगी। ये तुलना बहुत सटीक है ना? क्या एक थर्मल कंपनी का अचानक इतना विशाल सोलर प्रोजेक्ट हाथ में लेना और उसके लिए इतना भारी कर्ज लेना एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है? मतलब काम समय पर पूरा ना होना या बजट से बाहर चले जाने का खतरा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मजे की बात यह है कि विश्लेषक भी इस बात से अनजान नहीं है। केयर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क के तहत दर्ज किया है। तो उन्होंने भी इस खतरे को पहचाना है। बिल्कुल। जब आप अपनी ऐतिहासिक क्षमता से 2 गुना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी एक नई तकनीक और दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति में शुरू करते हैं, तो लागत बढ़ने और समय सीमा पार होने का भारी जोखिम तो होता ही है। तो वे इस जोखिम को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वे खुद ही इस पूरी शादी की केटरिंग को संभालने की जिद कर रहे हैं? नहीं, प्रबंधन ने यहाँ बहुत परिपक्वता दिखाई है।
वे जानते हैं कि उनके पास इतने बड़े सोलर प्रोजेक्ट का इन हाउस अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। कौन कौन से खिलाड़ी? सबसे पहले उन्होंने NHPC और IOCL जैसी महारत्न और नवरत्न सरकारी कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कदम ये है कि उन्होंने प्रोजेक्ट के प्रबंधन और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स यानी TCE को नियुक्त किया है। मतलब बेकरी वाले ने ऑर्डर तो ले लिया है, लेकिन खाना पकाने के लिए देश के सबसे अनुभवी और प्रोफेशनल शेफ्स को हायर कर लिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। TCE जैसी संस्थाओं के पास ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने का गहरा अनुभव होता है। इससे उनका एग्जीक्यूशन रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और इसके अलावा पहले 600 मेगावाट वाले चरण के लिए UUNL के साथ 2.73 रुपये प्रति यूनिट का PPA पहले ही साइन किया जा चुका है। मतलब बिजली बनने से पहले ही उसका खरीदार और उसकी कीमत तय हो चुकी है। हाँ, जो कि रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी गारंटी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि कंपनी का भविष्य बेहद उज्जवल है। बुनियादी ढांचा सुरक्षित है, कर्ज लेने की क्षमता है, बड़े पार्टनर्स साथ हैं और भविष्य की योजना बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर हम एक बहुत बड़े विरोधाभास का सामना करते हैं। शेयर बाजार का रिएक्शन, राइट? हाँ, यूनिवर्स्ट की हालिया रिपोर्ट को देखें तो 2026 में शेयर बाजार में इस कंपनी की हालत काफी खराब दिखती है। शेयर की कीमत अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर जो 224 रुपए था, वहां से गिरकर 160 रुपए के आसपास आ गई है। ये एक बड़ा ड्रॉप है। ये लगभग 29% की भारी गिरावट है। अगर अंदर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो बाजार इस कंपनी को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहा है? देखो, शेयर बाजार का जो व्यवहार है ना, वो अक्सर कंपनी के दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांतों यानी फंडामेंटल्स और अल्पकालिक व्यापक आर्थिक कारकों यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच झूलता रहता है। तो यूनिवर्स्ट की रिपोर्ट इस गिरावट का क्या कारण बताती है? वो इस 29% की गिरावट के पीछे 3 मुख्य कारण बताती है और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की भारी बिकवाली। रिपोर्ट में अमेरिका में टैरिफ लागू होने की आशंकाओं का जिक्र है, लेकिन अमेरिका में टैरिफ लागू होने से गुजरात की एक पावर कंपनी का शेयर क्यों गिरेगा? इसका सीधा क्या संबंध है? सीधा संबंध कंपनी के ऑपरेशन से नहीं है, बल्कि ग्लोबल लिक्विडिटी से है। जब भी वैश्विक स्तर पर, खासकर अमेरिका में नीतियां बदलती हैं या टैरिफ लगाए जाते हैं, तो विदेशी निवेशकों में घबराहट फैलती है। अच्छा, तो वो पैसा निकालने लगते हैं। हाँ, वे जोखिम कम करने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा तेजी से वापस खींचने लगते हैं। ये एक अंधाधुंध बिकवाली होती है जो पूरे बाजार को नीचे खींचती है, चाहे कंपनी कैसी भी हो। ओके, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव है, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, और यही दूसरा कारण जुड़ता है तरलता यानी लिक्विडिटी का सूख जाना। देखो, GIPCL लगभग 2500 से 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक स्मॉल या मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता होगा? सही कहा। रिलायंस या HDFC जैसे बड़े शेयरों में हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए वहां हमेशा खरीदार मौजूद होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। जब FII बिकवाली के कारण बाजार में घबराहट होती है, तो इन छोटे शेयरों के खरीदार अचानक गायब हो जाते हैं। और जब बेचने वाले ज्यादा हों और खरीदने वाला कोई ना हो, तो शेयर की कीमत ताश के पत्तों की तरह गिरती है, भले ही कंपनी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा हो। ये बहुत स्पष्ट व्याख्या है। और तीसरा कारण शायद कंपनी की अपनी हालिया अर्निंग्स से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गैस प्लांट्स का बंद होना और गीले लिग्नाइट के कारण थर्मल प्लांट का मुनाफा प्रभावित होना। शेयर बाजार तो हमेशा शॉर्ट टर्म ग्रोथ खोजता है। वही बात है, बाजार हमेशा तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देखना चाहता है। जब पिछले कुछ तिमाहियों में मुनाफा उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिसकी बाजार ने उम्मीद की थी, तो निवेशकों ने कंपनी का वैल्यूएशन डीरेट कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां यूनिवेस्ट गिरावट के इन कारणों को समझा रहा है, वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पूरी तरह से एक अलग कहानी बयां कर रही है। उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। हाँ, उन्होंने इस शेयर को बाई की रेटिंग दी है और 242 रुपए का लक्ष्य रखा है। उनका तर्क है कि मौजूदा गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। रिपोर्ट में एक मीट्रिक का जिक्र है कि GIPCL अपने FY27 के अनुमानित EV/BTA के केवल 10x पर ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीट्रिक है। जो लोग वित्तीय दुनिया से बाहर के हैं, उनके लिए इस EV/BTA का असल में क्या मतलब है? इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं।
ईवी का मतलब है एंटरप्राइज वैल्यू, यानी अगर आज कोई इस पूरी कंपनी को इसके सारे कर्ज और कैश के साथ खरीदना चाहे तो उसे टोटल कितनी कीमत चुकानी होगी। ओके, ये हो गई कंपनी की टोटल प्राइस टैग। बिल्कुल। और EBITDA का मतलब है वो शुद्ध नकद मुनाफा जो कंपनी अपने मुख्य व्यापार से एक साल में कमाती है। तो EBITDA मल्टीपल ये बताता है कि कंपनी को खरीदने की कीमत उसकी एक साल की कमाई का कितना गुना है। मतलब अगर मल्टीपल कम है तो कंपनी सस्ती मिल रही है। एकदम सही। एक्सिस की रिपोर्ट बताती है कि 10x का मल्टीपल बहुत आकर्षक है, खासकर तब जब हम इसकी तुलना अडानी ग्रीन या NTPC ग्रीन जैसी बड़ी रिन्यूएबल कंपनियों से करते हैं। वो कितने पर ट्रेड करती है? वो आमतौर पर 15x या उससे भी ज्यादा के मल्टीपल पर ट्रेड करती हैं। तो उस हिसाब से GIPCL काफी अंडरवैल्यूड है। तो एक्सिस का इतना बुलिश यानी सकारात्मक होने का मुख्य कारण यही है? उनका मानना है कि बाजार अभी सिर्फ आज की चुनौतियों को देख रहा है, जैसे वो गीला कोयला और बंद गैस प्लांट, लेकिन असली चमत्कार वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 में होगा, जब वो खावड़ा वाला प्रोजेक्ट चालू होगा। हाँ, जब खावड़ा का 600 मेगावाट का पहला सोलर चरण ग्रिड से जुड़ेगा और उसके तुरंत बाद 500 मेगावाट का दूसरा चरण चालू होगा, तो कंपनी की राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता रातों रात लगभग दोगुनी हो जाएगी। वाओ, मतलब जो पैसा आज बुनियादी ढांचे में फंसा हुआ है, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, वो अचानक से भारी मात्रा में नकद मुनाफा यानी EBITDA पैदा करने लगेगा। एक्सिस का अनुमान है कि FY26 से कंपनी के मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल आएगा, जिसे आज का शेयर बाजार पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। ये पूरी तस्वीर अब बहुत साफ उठ गई है। अगर हम इन सभी रिपोर्ट्स और विश्लेषणों का सार निकालें तो GIPCL एक ऐसी कंपनी है जो अपने सुरक्षित लेकिन धीमी गति वाले पारंपरिक थर्मल बिजनेस से मिलने वाले कैश का इस्तेमाल एक विशाल और भविष्योन्मुखी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को खड़ा करने में कर रही है। और इसके लिए वो अपनी पुरानी नीतियां भी बदल रहे हैं। बिल्कुल, वे कर्ज मुक्त रहने के अपने रूढ़िवादी तरीके को छोड़कर 80-20 के अनुपात में भारी कर्ज ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक दबाव और कुछ परिचालन समस्याओं के कारण शेयर बाजार उन्हें सजा दे रहा है। लेकिन लंबी अवधि का खेल कुछ और ही है। हाँ, लंबी अवधि में मजबूत प्रमोटर्स, सुनिश्चित PPA और TCE जैसी प्रोफेशनल एजेंसियों के प्रबंधन के कारण ये ग्रीन पिवट एक बहुत ही ठोस रणनीति नजर आती है। एक विश्लेषक के नजरिए से देखूं तो ये केवल GIPCL की नहीं बल्कि भारत के पूरे पावर सेक्टर के ट्रांजिशन की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे पुराने दिग्गज बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने ही बिजनेस मॉडल को तोड़कर फिर से बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस ट्रांजिशन पर बात करते हुए एक विचार दिमाग में आता है जिस पर शायद हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। 1985 में GIPCL को इसलिए बनाया गया था क्योंकि GACL और GSFC जैसे बड़े केमिकल प्लांट्स को ऐसी बिजली चाहिए थी जो एक सेकंड के लिए भी ना रुके। हाँ, रासायनिक प्रक्रियाओं में निर्बाध ऊर्जा बहुत जरूरी होती है। आज वही GIPCL पूरी तरह से सोलर और विंड एनर्जी की ओर मोड़ रही है, जो पूरी तरह से मौसम, सूरज की रोशनी और हवा की गति पर निर्भर है, जो कि हमेशा एक समान नहीं होती। बिल्कुल। तो भविष्य में जब थर्मल प्लांट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो क्या बैटरी स्टोरेज तकनीक कभी इतनी सस्ती और सक्षम हो पाएगी कि वो उन भारी भरकम केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट्स को 24 घंटे निर्बाध ऊर्जा दे सके? या फिर जिस कैप्टिव पावर प्लांट के युग की शुरुआत हुई थी वो युग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में इंडस्ट्री को सोचना होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में ऊर्जा सेक्टर की दिशा तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।